हाय गाइस, आज हम 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का कुछ टॉपिक है जिस पर हम आज विचार करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहले लिखा है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ। भारत जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस पर अंग्रेज जो है 200 वर्षों तक शासन किया था। भारत को सोने का क्या कहा जाता है, चिड़िया। फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है, अब उपनिवेश किसको कहते हैं सो देखिएगा। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उपनिवेश। या अपना राजनीतिक दृष्टि से हो, ठीक है, या सभी चीज़ों से क्या करे, उस देश पर पूरा अधिकार जमा लेता है, उसको क्या कहेंगे, उपनिवेश कहते हैं। और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आई लिखा है, यानी अर्थव्यवस्था कहते किसको। तो अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा परिभाषा है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसको क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था संरचना या ढांचा के आधार पर इसको क्या भाग में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक किसको कहेंगे, कृषि क्षेत्र को कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है ना, बतख पालन हो गया, इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जिसमें से आ जाता है बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, ठीक है, खनिज उत्पादन, इस बात। तृतीय सेवा क्षेत्र को क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जैसे है बीमा है, परिवहन है, संचार है, व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछता है। आगे है भिभिया में क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये देखते हैं आगे क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कौन होता है, निजी व्यक्ति। ठीक है ना, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है सो देखिए कि एक वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति न होकर सरकार के पास में होता है। किसके पास होता है, यानी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कौन होता है, सरकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में। ठीक है ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, चीन और क्यूबा में, और देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, और देश में। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे आ गया समावेशी विकास किसको कहेंगे। तो समावेशी विकास आर्थिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो, और समाज का कोई भी ऐसा वर्ग न हो जिसमें विकास के लाभ से क्या हो, अछूता न रहे। ऐसी व्यवस्था क्या कहेंगे, समावेशी विकास। ठीक है, अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है सो देखिए। आर्थिक वृद्धि शब्द का जो प्रयोग है विकसित देशों के साथ किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग जो होता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं के समझौता किए पूरी की जाती है, उसको क्या कहेंगे, सतत विकास। यह ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसके पहले इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, नीति आयोग। ठीक है ना, क्या हो गया है, नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 से है। इसके अभी अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक नियोजन क्या है। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन। यानी आर्थिक नियोजन करने की विकास के दृष्टि से जो उपयोग करेंगे ना, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन। ठीक है, आगे देखिए
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। दूसरी जो है 1956 से 61 तक चला था, यानी 5 वर्षों का था, ठीक है ना। कुछ ऐसा है पंचवर्षीय योजना जो 4 साल पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुद्रा क्या है, ये अगला अध्याय में पढ़ना है, लेकिन इसी में सब चर्चा कर लिए हैं, ठीक है ना। लगभग अध्याय के बारे में है। मुद्रा वह है जो सामान्य स्वीकृति प्राप्त होता है, या मुद्रा वह है जो क्रय विक्रय का कार्य करता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, मुद्रा। अब देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, उसको क्या कहेंगे, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। अब एटीएम क्या है, सो देखिए एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अब यह एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा होता है जो किसी भी समय 24 घंटे में रुपया निकाल या डाल सकते हैं। इसमें 4 अंकों का गुप्त पिन होता है जो किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब विनिमय का दूगो माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है, जो अगला अध्याय में भी है, लेकिन इसी में चर्चा कर लेते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री वस्तु से की जाती है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे चावल से आटा, ठीक है ना, आजकल गांव देहात में भी ये सब चलने लगा है और पहले भी था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा से की जाती है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब डेबिट कार्ड देखिए, यह एक प्रकार प्लास्टिक कार्ड है जिसमें द्वारा बैंक में जमा की गई राशि का उपयोग लोग करते हैं, ठीक है, इसको डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके आधार पर बैंक उसके धारक द्वारा पैसे या वस्तुएं खरीद सकता है, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब ईवीआई आ गया, कौन सी है, राष्ट्रीय आय। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय वाला फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। इसका इंग्लिश में पूछता है PCI का फुल फॉर्म, तो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक, ये क्या है, ये विभिन्न देशों की तुलना जो है लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यह इसकी गणना जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा ये जारी करता है, ठीक है। पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप देखिए मानव विकास सूचकांक तीन सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ठीक है। अब आधारिक संरचना क्या है, देखिए उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, आधारभूत संरचना, ठीक है। आप देखिए हमारा बिहार का गौरव क्या क्या, कि बिहार क्यों हमारा प्रसिद्ध है। यहाँ गौतम बुद्ध का क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर का शांति का संदेश यहीं दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। बिहार में महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह यहाँ शुरू किए थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे, वो भी बिहारी थे। लोकगीत भिखारी ठाकुर का भी जन्म कहाँ है, बिहार में ही है। इसलिए हमारा बिहार क्या है, गौरवपूर्ण है। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या, अत्यंत दयनीय है। क्या कारण है, तो इसके निम्नलिखित कारण, ठीक है। पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आगे है आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ठीक से बिजली नहीं है, ठीक है, सड़क नहीं है, ये है आधारिक संरचना। और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे हमारे किसी के परिवार में जो है 1 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो हो गया। कृषि पर निर्भरता, हमारा जो है कृषि किस पर, मानसून पर निर्भर होता है। अगर मानसून आएगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ कृषि होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बाढ़ और क्षति, देखिए उत्तर बिहार में हमारा क्या होता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है, ठीक है।
और सूखा से दक्षिण बिहार ग्रसित है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस पर जोर देना होगा। ठीक है ना, और बांध को बनवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि नहर की व्यवस्था करना होगा। यहाँ की खराब विधि व्यवस्था है। ठीक है, फिर कुशल प्रशासन का अभाव है, औद्योगिक पिछड़ेपन है, एक भी उद्योग बिहार में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो देखिए आर्थिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए आप जनसंख्या पहले नियंत्रण करेंगे, हम दो और हमारे दो के नारा होंगे। ठीक है, कृषि का तेजी से विकास होगा। ठीक है, यानी नए नए कृत्रिम यंत्रों का प्रयोग करेंगे, अपने विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी तेजी से होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे तो बांध बनवाएंगे। आधारिक संरचना जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोड, ये सब को बनवाना जरूरी है पहले। उद्योगों का विकास करेंगे। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन होना चाहिए, जो कि आजकल क्या कर रहा है, पुलिस सबसे लेके सभी जगह क्या लेता है, घूस लेने लगा। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों क्या करेंगे, स्थानांतरण करें, माने कि हम लोग वहाँ से ज़्यादा क्या करेंगे, लाएंगे सामान, केंद्र से मंगाएंगे। आगे देखिए, बिहार के विकास के बिना क्या कि भारत का विकास संभव नहीं है। यह कौन कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे थे। ठीक है, क्योंकि एगो देश एगो राज्य बिछड़ जाएगा तो क्या भारत का भी विकसित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसीलिए बिहार को पहले क्या करना पड़ेगा, विकसित करना हो, क्योंकि सबसे इस स्थिति गिरा हुआ बिहार का ही है। अब देखिए बिहार से क्या हुआ, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, जहाँ अधिकांश क्या था, उद्योग धंधा था, सब उस वही राज्य में चला गया। ठीक है, आगे है गरीबी रेखा, BPL क्या कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, फुल फॉर्म भी पूछता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड पर किया गया। अब कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति रियायत किया गया। अगर इससे कम है तो BPL कहलाएगा, अगर इससे अधिक है तो क्या कहलाएगा, APL, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखिए नरेगा क्या है, ग्रामीण रोजगार जो है एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत मजदूरों को कम से कम 100 दिन तक काम मिलेगा। ठीक है, और वह न्यूनतम मजदूरी द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार में जो काम आता है, कम से कम मजदूर कितना मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है, अब नरेगा क्या है, उसका फॉर्म देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का हम लोग के यहाँ क्या होता है, गणना होता है। अब CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा अध्याय क्या है, कि दूसरा अध्याय का बहुत चीज़ जो है हम पहले अध्याय में बता दिए हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले आय है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, तो उसके बदले में जो उसको रुपया पैसा हम लोग देते हैं, यानी पारिश्रमिक देते हैं, उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। यहाँ पर आय नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो आय लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना वीडियो को रोक के आराम से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिए रैगनर नरकस कहा था, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि एक परिवार अगर गरीब है तो उससे क्या होगा, उसके जो बच्चे होंगे एक से ज़्यादा, यानी 2-3 बच्चे होंगे, फिर वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, तो गरीबी क्या होता है, गरीबी के अंदर कुचला जाता है। ठीक है, आगे है देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, तो किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की कुल जो मात्रा उत्पादित होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, जो वस्तु उत्पादित होता है। ठीक है, इसी में देखिए कुल और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, कि किसी देश में एक साल में अंतर्गत जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, याद रखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को घटाने के बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का क्या किया गया था, अनुमान लगाया था। ठीक है, इनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितना गणना किए थे, 20 रुपये। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए, जिनका उद्देश्य था भारत का आय का अनुमान लगाना। ठीक, इन भारत में ये 1949 में हुआ था, और पहली बार पूछे तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1800
68 में किए थे। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने में कि 3 विधि है। पहला उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि और आय गणना विधि। जब आय की गणना उत्पादन के योग के आधार पर किया जाता है उसको क्या कहेंगे, आय गणना विधि। इन उत्पादन गणना विधि, ठीक है ना। आय गणना में जब ये दो जब लिखा गया, ठीक है ना, कि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर जब करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आय गणना विधि। और व्यय गणना विधि में व्यय गणना विधि क्या है कि जब व्यय गणना के आधार पर किया जाएगा, माने खर्च के आधार पर किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, व्यय गणना विधि। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्नलिखित कठिनाई होता है। पहला, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। तीसरा है मूल्य के मापन में कठिनाई, ठीक है। अब जैसे आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई, एक ही वस्तु को कई जगह क्या होता है, उसका मूल्य ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। दोहरी गणना, जैसे कोई चीनी की फैक्ट्री में बना, फिर चीनी एक छोटे से दुकान में आया, फिर एक छोटे दुकान में गया, तो इसी का गणना 3-4 जगह हो जाता है, इसलिए दोहरी गणना की संभावना होता है। मूल्य के मापन में कठिनाई होता है। अब एक वस्तु का यहाँ पर दाम है फैक्ट्री में जाके 40 रुपये, इसी का दाम क्या होता है, बढ़ के हो जाता है 44 रुपये, एक जगह चल जाता है तो 48 रुपये हो जाता है। ये जो होता है, इसलिए मूल्य का मापन क्या होता है, कठिनाई होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही वीडियो है, ठीक है ना। अगली बार हम पूरा सोचेंगे डाल देने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।